हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। सो एंटी हाइपरटेंसिव में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपैथेटिक एजेंट्स का, जो वाइडली हम इसमें यूज़ करते हैं। सिंपैथेटिक एजेंट आपको पता है कि हमारे पास ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन क्यों होता है, उसमें हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं हार्ट और किडनीज़ के जेजी सेल में, तो वो आपके पास कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करते, साथ में ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते, उसकी वजह से आपके पास हाइपरटेंशन होता है। दूसरा हमारे पास अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो कि ब्लड वेसल्स पर होते हैं, वो हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं और वो हमारे पास हाइपरटेंशन होता है। सो ये दोनों हमारे पास हाइपरटेंशन के कॉज होते हैं, इसीलिए हम इसमें फिर सिंपैथेटिक एजेंट्स देते हैं। आज का जो हमारे चैप्टर का आउटलाइन है इस लेक्चर का वो है कि हम इसमें सबसे पहले रिसेप्टर ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, और यही हमारे पास सिंपैथेटिक एजेंट्स में बहुत ही वाइडली जो यूज ड्रग्स है वो हमारे पास रिसेप्टर ब्लॉकर्स आते हैं। उसमें हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स भी आते हैं, सेलेक्टिव बीटा 1 भी आते हैं, नॉन सेलेक्टिव भी आते हैं, अल्फ़ा भी आते हैं, और कंबाइन अल्फ़ा इन बीटा ब्लॉकर्स भी आते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास नेक्स्ट है सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। जैसा कि आपको पता है कि अल्फ़ा 2 का मेन एक्शन क्या है, ये आपके पास प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं, और ये आपके नॉर एपिनेफ्रिन की जो फर्दर रिलीज है उसको ब्लॉक करते हैं। तो हमारे पास सेंट्रली हम नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की अगर ब्लॉकिंग करेंगे तो हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा, साथ में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। थर्ड हमारे पास मैकेनिज्म क्या है कि हम नर्व टर्मिनल पे हमारे पास जहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन स्टोर होता है और वहाँ से रिलीज होता है, हम उधर से उसको ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास नर्व टर्मिनल ब्लॉकर आ सकते हैं। और लास्ट हमारे पास स्ट्रेटजी है गैंग्लियन ब्लॉकर्स। लेकिन गैंग्लियन ब्लॉकर्स यूजुअली मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इनकी हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है, हमारे पास ऑटोनोमिक सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी है, पैरासिम्पैथेटिक भी है, तो वो दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे पास हमारा जो फर्स्ट सिंपैथेटिक एजेंट में पहला जो रिसेप्टर ब्लॉकर है वो है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास हाइपरटेंशन में ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है विद कंकमिटेंट हार्ट डिजीज़। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इन पेशेंट में हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स एज अ फर्स्ट लाइन नहीं है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, एसिस आर आर्स होते हैं, एस इनहिबिटर्स, या हमारे पास एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स को हम तब ऐड करते हैं जब साथ में कोई कंकमिटेंट हार्ट डिजीज़ हो। ड्रग्स अगर हम देखें बीटा ब्लॉकर्स में, तो हमारे पास बीटा 1 सेलेक्टिव है और नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। आपको पता है बीटा 1 सिर्फ और सिर्फ हार्ट और जेजी सेल्स ऑफ किडनीज पर प्रेजेंट है, बीटा 2 आपके पास ओवरऑल आपके जो रिमेनिंग विसरास है उसमें प्रेजेंट है, और बीटा 3 जो है वो सिर्फ एडिपोज टिश्यूज़ में प्रेजेंट है। सो अगर आपने याद रखना है कि सेलेक्टिव बीटा 1 कौन से और नॉन सेलेक्टिव कौन से, तो उसमें आपका जो ईजी मैकेनिज्म है किस तरह याद रखना है, ए से लेकर एम तक जितने भी ड्रग्स है ए टू एम वो आपके पास बीटा 1 सेलेक्टिव है, और एन से लेकर जेड तक जितने बीटा ब्लॉकर वो आपके पास होंगे नॉन सेलेक्टिव। और इनको आपने किस तरह याद रखें, इनके लास्ट में आता है ओलोल, ये आपके पास बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो अगर बीटा 1 सेलेक्टिव की बात करें तो उसमें हमारे पास एटिनोलोल, मेटाप्रोटोलोल, एसब्यूटालोल, बेसोप्रोलोल, तो ये सारे हमारे पास क्या है, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स हैं। नॉन सेलेक्टिव में हमारे पास प्रोपेनोलोल आता है, नोडालोल आता है, पेंडालोल आता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक और ड्रग है हमारे पास नेबिविलोल। ये हमारे पास सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर भी हैं, और साथ के साथ इसमें आपके पास दूसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज़ करता है। सो ये आपके पास एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये एन से स्टार्ट होता है, लेकिन ये बीटा 1 सेलेक्टिव है, लेकिन साथ में ये आपके पास क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड को भी रिलीज़ करते हैं। तो ये हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स के ड्रग्स है, सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा, ये ड्रग्स हमारे पास क्या करवाते हैं, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज़ करते हैं और साथ में रेनिन को डिक्रीज़ करते हैं, उसकी जो रिलीज़ है उसको इनहिबिट करते हैं। सो आपको पता है कि बीटा 1 रिसेप्टर जब हार्ट पे अगर वो आपके पास स्टिमुलेट नहीं होंगे, जब हम बीटा ब्लॉकर देंगे बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे स्टिमुलेट नहीं होंगे, आपके पास कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा। जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो तो आपके पास ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरा हमारे पास यही जो जेजी सेल्स है किडनी से, वहाँ पर भी बीटा 1 रिसेप्टर्स है, तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो वो हमारे पास वहाँ से जेजी सेल को भी स्टिमुलेट नहीं करेंगे, आपके पास रेनिन जो है वो भी रिलीज़ नहीं होगा। जब से रेनिन आपके पास कम रिलीज़ होगा तो आपके पास ब्लड में एंजियोटेंसिन 2 का लेवल कम होगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो अब एंजियोटेंसिन का लेवल कम होगा तो आपके पास वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी। दूसरा आपके पास एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम क्या था कि वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को करवाता है, तो अब आपके पास एल्डोस्टेरोन भी कम होगा, सोडियम इन वाटर रिटेंशन भी कम होगा, तो इसकी वजह से आपके पास ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो एंजियोटेंसिन की वजह से पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, वो डायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कम करेगा, और साथ में एल्डोस्टेरोन कम आएगा तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, उसकी वजह से आपके पास वीनस रिटर्न कम होगा। जब वीनस रिटर्न कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, अगेन आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगी। ये आपके पास है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर द बीटा ब्लॉकर्स।
अब इसकी हमारे पास थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है, हम इसको किस चीज़ में यूज़ करते हैं, ये हम हाइपरटेंसिव में यूज़ करते हैं विद कंकमिटेंट हार्ट डिजीज़ में। फॉर एग्जांपल हमारे पास सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीअरिथमियास हो, उसमें हम यूज़ करते हैं। कोई प्रीवियस मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया हो, उसमें हम यूज़ करते हैं। एंजाइना पेक्टोरस में यूज़ करते हैं, और क्रॉनिक हार्ट फेलियर में हम इसको यूज़ करते हैं विद हाइपरटेंशन। अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो सीवीएस पे एडवर्स इफेक्ट क्या है कि आपके पास बीटा ब्लॉकर्स हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, ब्रेडिकार्डिया की तरफ लेके जा सकते हैं। ब्रेडिकार्डिया हमारे पास क्या है, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट्स अगर आपके पास हार्ट बीट कर रहा है तो आपके पास ब्रेडिकार्डिया। इसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो हाइपरटेंशन काज कर सकता है। सीएनएस में आपके पास लेथार्जी काज कर सकता है, इंसोमिया काज कर सकता है, और फटीग काज करता है, क्योंकि आपके पास रिसेप्टर जो है वो ब्रेन में भी प्रेजेंट है, और ये ड्रग्स आपके पास ओवरऑल आपके पेरिफेरल एज वेल एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी ये हेल्प करते हैं, वहाँ पर भी ये इनका एक्शन होता है। लिबिडो को भी डिक्रीज करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये कॉज करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल उसको डिक्रीज करते हैं, और ट्राइग्लिसराइड एंड एलडीएल जो है उसको इंक्रीज करते हैं। तो ये इनके एडवर्स इफेक्ट्स है। दूसरा आपके पास क्या है कि इनका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रीबाउंड हाइपरटेंशन ये कॉज कर सकते हैं अगर आपने एब्रप्टली सडनली इनकी विड्रॉल कर दी। इसमें मतलब क्या है कि जब भी आपके पास आप बीटा ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं तो हार्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली आपके पास इनहिबिटेड रहता है। तो उस टाइम पे हार्ट क्या कर रहा होता है, हार्ट को ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे पास रिसेप्टर्स कम है, तो वो अपनी अप रेगुलेशन करता है रिसेप्टर्स की। तो जब आपके पास अप रेगुलेशन करेगा तो जब भी अगर आपने फ़ौरन से एब्रप्टली बीटा ब्लॉकर्स की विड्रॉल ख़त्म कर दी तो थोड़ा सा भी एपिनेफ्रीन या नॉर एपिनेफ्रीन आएगा तो वो आपके पास अमाउंट उसकी कम होगी, लेकिन रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए होते, उसकी वजह से आपके पास सडन इंक्रीज़ हो जाता है हार्ट रेट में, और उसकी वजह से आपके पास रीबाउंड हाइपरटेंशन हो जाता है, जो कि फिर बहुत सीवियर होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बीटा ब्लॉकर्स की क्या है, एक तो आपके पास है अस्थमा, क्योंकि आपके पास, और ये मोस्ट कॉमनली किस में होगा, आपके पास नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स में, क्योंकि इनमें आपके पास बीटा ब्लॉकर जो है वो आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है अस्थमेटिक पेशेंट में वो प्रोटेक्टिव है। बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करते हैं, और अस्थमेटिक पेशेंट में ऑलरेडी जो है ब्रोंक्यूल कंस्ट्रिक्शन होती है, और अगर आपने उसमें नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉक करते हैं तो बीटा 2 भी आपके पास ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से अस्थमा जो है वो और भी एग्जर्ट हो सकता है। सेकेंड एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसमें भी आपने इनको नहीं कॉन्ट्राइंडिकेटेड करें, क्योंकि ये आपके पास फर्दर हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा और उनकी जो हार्ट ब्लॉक है उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है। सीवियर पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में अभी आपने कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बीटा ब्लॉकर्स, और डायबिटिक पेशेंट में भी हमने बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डायबिटिक सिम्टम्स जो हैं और जो हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स है वो हमारे पास मास्क हो सकते हैं, हाइपरटेंशन जो है आपके पास वो नहीं होगा। सो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया के जो सिम्टम्स होंगे, ट्रेमर्स हो गए, इसके अलावा आपके पास पल्पिटेशंस हो गए, और साथ में आपके पास एंजाइटी, जो आपके पास अर्ली साइंस है हाइपोग्लाइसीमिया के डायबिटिक पेशेंट में, वो आपके पास मास्क आउट हो जाएंगे क्योंकि आपने बीटा ब्लॉकर यूज़ कर लिए हैं। सो इसीलिए ये आपके पास कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इन पेशेंट में बिकॉज ऑफ दीज साइड इफेक्ट्स। इसके बाद हम ये थे हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स डिटेल से, इसको हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स, सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स। अल्फ़ा 1 हमारे पास कहाँ पर है, मेनली हमारे पास आर्ट्रियोल्स और वेनस में होता है, और यूजुअली हमारे पास जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास होता है आर्ट्रियोल्स में, जो आपके पास बीटा अल्फ़ा 1 रिसेप्टर उनकी स्टिमुलेशन की वजह से। जब हमारे पास अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स देंगे तो हमारे पास पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा। जब पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब आपके पास TPR कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इनमें हमारे पास जो ड्रग्स है उसमें हमारे पास है प्राइजोसिन, डॉक्साजोसिन और ट्राइजोसिन, जिन सब के लास्ट में आपके पास जोसिन आता है। इनमें एक चीज़ आपने याद रखना है कि जब आप अल्फ़ा ब्लॉकर सेलेक्टिव अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स यूज़ कर रहे हैं तो इनमें आपके पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया का मतलब क्या है, जब आपके पास ब्लड प्रेशर आपका कम होगा बिकॉज ऑफ ब्लॉकिंग अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, तो रिफ्लेक्सली आपके जो कैरोटिड बैरोरिसेप्टर है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और वो हार्ट रेट को बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू स्टिमुलेट करवा लेंगे। सो ये आपके पास है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। इसको ब्लॉक करने के लिए फिर हम साथ में गैंग्लियन ब्लॉकर या साथ में बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, बीटा 1 भी, तो आपके पास भी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया नहीं होगा। अल्फ़ा 1 ब्लॉकर के यूजेस हमारे पास क्या है, इस ड्यू टू वीक आउटकम एंड साइड इफेक्ट प्रोफाइल, इसको हम सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टरी केसेस ऑफ हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, और इसका जो अलग यूज़ है वो है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, उसमें हम यूजुअली बीटा 1 ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं, अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स को। हाइपरटेंशन में,
ज़्यादातर इसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर हम बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करते हैं। लेकिन रिफ्रैक्टरी केसेस में और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया उसमें हमारा जो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है? साइड इफ़ेक्ट इनके बहुत कॉमन है। एक तो फर्स्ट डोज इनको पहले ही आपने जैसे ही पेशेंट को अल्फ़ा 1 ब्लॉकर दे दिया, ब्लड प्रेशर सीवियरली डाउन हो जाएगा, वेंस डायलेट हो जाएंगे, उसकी वजह से फर्स्ट डोज सिनकोपी आ सकती है। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, वेंस डायलेट हो जाएंगे और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएंगे। इसके साथ साथ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स आपकी जो गुड कोलेस्ट्रॉल है HDL उसको इंक्रीज़ करवा लेंगे और जो आपका LDL है उसको डिक्रीज़ करवा, तो ये इनका एक गुड बेनिफिट है। लेकिन अदरवाइज़ इनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल की वजह से हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्ट कॉमनली अगेन हम जो यूज़ करते हैं यहाँ पर वो है बीटा ब्लॉकर। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रली एक्टिंग अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट। हमारे पास इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये हमारे ब्रेन से सिंपैथेटिक आउटफ्लो को डिक्रीज़ करवाते टूवर्ड्स द पेरिफेरी। जब आपके पास सेंट्रली सिंपैथेटिक आउटफ्लो नहीं आएगा तो आपके पास कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज़ हो जाएगा और साथ में आपके पास TPR भी डिक्रीज़ हो जाएगा। जब दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे तो आपके पास ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। इनमें आपके पास जो ड्रग्स है वो दो ड्रग है कि आपके पास क्लोनिडीन, दूसरा आपके पास है मिथाइल डोपा। क्लोनिडीन भी आपके पास TPR भी डिक्रीज़ करता है, हार्ट रेट भी डिक्रीज़ करता है। इसको हम यूज़ करते हैं माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में। इसके अलावा ओपिएट विड्रॉल में भी हम क्लोनिडीन को यूज़ करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट मसला जो इसका गुड पॉइंट है वो ये है कि रीनल ब्लड फ्लो की वजह से आपके पास इसका कोई इफेक्ट नहीं है क्लोनिडीन का। तो उन हाइपरटेंसिव पेशेंट में जिनमें हमारे पास किसी भी रीनल डिजीज़ की, फॉर एग्जांपल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस की वजह से अगर हो गया हो तो उसमें हम क्लोनिडीन यूज़ करते हैं क्योंकि ये आपके रीनल ब्लड फ्लो पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या है इन ड्रग्स के? ये हमारे पास CNS डिप्रेशन कॉज करवा सकता है, सीवियर रीबाउंड हाइपरटेंशन कॉज करवा सकता है, एब्रप्ट विड्रॉल पे भी। तो ये आपने याद रखना है, एब्रप्ट विड्रॉल आपने क्लोनिडीन के नहीं करने, इसकी आपने आहिस्ता आहिस्ता डोज को टेपर करना है। एडिमा ये कॉज करवा सकता है, ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो ये हमारे पास थे अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट क्लोनिडीन। दूसरा हमारे पास है मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा भी हमारे पास TPR और हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। सो मिथाइल डोपा बॉडी में जाके मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में हम यूज़ करते हैं मिथाइल डोपा को। साइड इफेक्ट्स हमारे पास इसके क्या हैं? इसमें हमारे पास पॉजिटिव कूम टेस्ट आता है। ये आपके पास 20% पेशेंट में हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करवा सकता है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास जो आपके RBCs का जो शेप है उसको चेंज करता है मिथाइल डोपा। उसकी वजह से जब आपके पास RBCs का शेप चेंज होगा तो उसमें फिर हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है और 20% पेशेंट में आपके पास ये कॉज करवा सकता है। इन पेशेंट में आपके पास पॉजिटिव कूम टेस्ट आएगा। इसके साथ साथ मिथाइल डोपा CNS डिप्रेशन करवाता है। और दूसरा आपके पास साइड इफ़ेक्ट ये है कि इसके आपने मल्टीपल डेली डोजेस देने हैं और जो आपके पास क्लोनिडीन है उसके लॉन्ग हाफ लाइफ है। इसलिए ड्रग इंट्रैक्शन हमारे पास क्या है? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स अल्फ़ा 2 के वो डिक्रीज़ करते हैं क्योंकि TCAs क्या करवाते हैं? ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है आपके पास, लेट सपोज ये आपका न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ से इसकी जो रिलीज़ है इसको ये ब्लॉक करते हैं। हमारा मेन काम क्या है कि यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ ही ना हो, लेकिन जो ऑलरेडी रिलीज़ है उसको तो यहाँ से रिमूव करना है। अगर हम TCAs यूज़ कर रहे हैं तो ये यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। जब आपके पास ये इंक्रीज़ होगा तो हमारा जो अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट का एक्शन है वो आपके पास एंटागोनाइज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द यूजिंग ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट जो ड्रग्स है हमारे पास वो है कंबाइन अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकिंग एजेंट। इसमें हमारे पास लेबिटालोल है और कार्बिडालोल है। ये हमारे पास अल्फ़ा 1, बीटा 1 और बीटा 2 जितने भी रिसेप्टर हैं उन सबको ब्लॉक करते हैं। लेबिटालोल की बात अगर करें तो इसको हम यूज़ करते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन में, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन में और हाइपरटेंसिव क्राइसिस में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक करेंगे तो आपके पास जो हार्ट रेट है उसको कम करेगा। अल्फ़ा 1 ब्लॉक करेंगे तो आपके पास टोटल पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और दोनों में आपके पास ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपके पास बीपी का फार्मूला क्या है कि कार्डियक आउटपुट टाइम्स TPR। तो जब आपके पास दोनों कम हो जाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली बीपी डिक्रीज हो जाएगा। साइड इफेक्ट इसके क्या है? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, क्योंकि आपके पास ये पूरे जो अल्फा रिसेप्टर्स है, वेन्स और आर्टरीज, वो सारे आपके पास जब ब्लॉक हो जाएंगे तो आपके पास ब्लड पूलिंग हो जाएगी लोअर लिम्स साइड पे। डिजीनेस और फटीग कॉज करेगा। इसके अलावा ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पेज़म ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके पास बीटा 2 भी आ सकते हैं। तो अस्थमैटिक पेशेंट में फिर आपने इसको, या वो आपके पास जो आपके हार्ट के रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है उसमें फिर आपने इनको केयरफुली मॉनिटर करना है। और सेक्सुअल डिसफंक्शन ये आपके पास कॉज कर सकता है लेबिटालोल। दूसरा हमारे पास है कार्बिडालोल। कार्बिडालोल को हम यूज़ करते हैं फॉर क्रॉनिक हार्ट फेलियर
और साथ में हाइपरटेंशन। लेस कॉमन है क्योंकि आपके पास ज़्यादातर हम लेबिटालोल को यूज़ करते हैं, कार्बिडोलोल को भी हम हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं लेकिन लेबिटालोल से कम, और पोस्ट एमआई में भी हम कार्बिडोलोल को यूज़ करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ट प्रोटेक्टिव है क्रॉनिक हार्ट फेलियर और एमआई में, ये आपके पास बीटा 1 बीटा 2 को भी ब्लॉक करते हैं, अल्फा 1 को भी ब्लॉक करते हैं। इसके अलावा इनके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी है, इसीलिए ये आपके पास जो कार्डियक मसल्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। साइड इफेक्ट्स इनके क्या है, इनके आपके पास हाइपोटेंशन है इनिशियली, डिजीनेस, फटीग है, ब्रेडिकार्डिया है, ब्रोंकोस्पेज्म है और साथ में आपके पास है फ्लूइड रिटेंशन। तो ये आपके पास साइड इफेक्ट्स है कार्बिडोलोल के, जो आपके पास दोनों क्या है, लेबिटालोल कार्बिडोलोल अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग एजेंट। सो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गए जो हमारे पास रिसेप्टर ब्लॉकर थे, और नेक्स्ट हमारे पास था सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट। लास्ट हमारे पास है नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स। नर्व टर्मिनल हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो आपका लेट सपोज ये आपके पास है अल्फ़ा न्यूरॉन्स है, ठीक है, लेट सपोज आपके पास ये है सीएनएस का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन है कोई भी। तो यहाँ पर इसके एग्जाम से हमने नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन की रिलीज़ को ब्लॉक करना है। तो जब आपके पास एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज़ ही नहीं होगा तो आपके पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आपके पास हार्ट रेट भी स्टिमुलेट नहीं होगा, ब्लड वेसल भी स्टिमुलेट नहीं होंगे, किडनीज भी स्टिमुलेट नहीं होगा, तो ओवरऑल आपके पास हाइपरटेंशन जो है वो कम हो जाएगा। इनमें आपके पास 2 ड्रग्स है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। रिसरपिन जो है वो आपके पास हाइपरटेंशन और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में हम यूज़ करते हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है रिसरपिन का, यहाँ पर आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन जब बनता है तो वो वेजिकल में जाता है बाय अ स्पेशल ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है वीमेट। तो आपके पास ये इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेंगे और नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो वेजिकल में नहीं स्टोर होगा। जब नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर ही नहीं होगा वो रिलीज़ नहीं होगा। दूसरा आपके पास क्या है कि रिसरपिन डिस्ट्रॉयज वेसिकल्स, जो आपके पास नॉर एपिनेफ्रीन या एपिनेफ्रीन के जो वेसिकल्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करते हैं। सो आपके पास ये यहाँ पर जितने भी आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होंगे वो रिलीज़ नहीं होंगे और आपके पास जो हार्ट रेट है और आपके पास अल्फ़ा रिसेप्टर की जो स्टिमुलेशन वो आपके पास मेंटेन होगा। साइड इफ़ेक्ट्स आपके पास क्या है इसके, डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, सिडेशन एंड ड्राउजीनेस, क्योंकि ये ओवरऑल आपके पास काम करें, और नेजल कॉन्जेशन एंड डायरिया, ये आपके पास साइड इफेक्ट्स है रिसरपिन के। नेक्स्ट आपके पास है ग्वानिटाइडिन। ग्वानिटाइडिन हम यूज़ करते हैं जस्ट सिवियर हाइपरटेंशन में। ये आपके पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये आपके पास इंटर होते हैं एक्सॉन टर्मिनल में और यहाँ पर आपका जो वेसिकल्स है उनके साथ अटैच हो जाता है और उनकी जो रिलीज़ है यहाँ पर उसको ब्लॉक कर देते हैं, इनको परमानेंटली इनहिबिट करते हैं। यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन जो वेसिकल्स है उनको रिलीज़ होने ही नहीं देता। साइड इफेक्ट इसके क्या है, सिवियर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, डायरिया, एनजीआई डिस्ट्रेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन और फ्लूइड रिटेंशन। सो ये थे हमारे पास नर्व टर्मिनल ब्लॉकर्स। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड में जो थोड़ा सा शोर हो रहा था। और ये थे आपके पास अल्फ़ा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स, जितने भी सिंपैथेटिक एजेंट्स हैं उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंशन। आई होप आपको इसमें कोई भी मसला नहीं होगा। अगर फिर भी इसमें कहीं पे भी आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा होगा रास सिस्टम के ब्लॉकिंग में।